कोई ऐसा गीत गाओ कि आरज़ू जगाओ अगर तुम कहो। कोशिश करके गाने को वन गो में गाने की कोशिश करना चाहिए। क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना वो सालमा। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। और आज हमारे अड्डे यानी कि द लल्लन टॉप के अड्डे पर है जतिन पंडित जी और उनके बेटे राहुल जतिन। जतिन को तो हम सब जानते ही हैं कि 90s के दौर में उन्होंने अपने गानों से सबका दिल जीता है। और राहुल का हाल ही में एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ है, यादें आने लगी। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो थैंक यू सो मच। और आप दोनों का हमारे शो पर बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। जतिन जी, 25 साल हो गए डीडीएलजे को और आपके करियर के मतलब म्यूजिक करियर में काफी उसे बहुत ही अक्लेम्ड म्यूजिक माना जाता है उस मूवी का। तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब कि हाँ वो गाने सदाबहार है एकदम बिल्कुल? क्या प्रोसेस था, कितना टाइम लगा उन्हें बनाने में? देखिए, ऐसी चीजें लाइफ में एक आधी बार बनती हैं। इसमें जो वक्त लगा वो वक्त बड़ा ही फ्रूटफुल वक्त था। मतलब उस वक्त मैं समझता हूँ जितना लगा उससे अगर 10 गुना भी ज्यादा लग जाता और उसका ये रिजल्ट आता तो वो मंजूर था। हर गाने आप समझिए एक प्रोसेस हुआ करता था उसको तराशने का। पहले कंपोजिशन में हम लोग बहुत जद्दोजहद होती थी, ये नहीं ठीक लग रहा, दूसरा करो, दूसरा करें। और चेंज करने में किसी को भी जरा सी दिक्कत नहीं होती थी। आदित्य चोपड़ा साहब को जब तक वो क्या वो स्टोरी में इस तरह इन्वॉल्व थे और एक एक फ्रेम का उनको पता था कि मैं कैसे शूट करूंगा। आप बिलीव करिए, मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ आपको। ओके। वो स्टोरी उनके इतने सिस्टम में जज्ब थी कि उसमें खरा उतरने में ही हमको उनके साथ एकदम उतना ही इन्वॉल्व होना पड़ा जितना कि वो खुद थे, एटलीस्ट म्यूजिक में। और वो सारी चीजें इसलिए हुई कि पहले तो एक प्रोसेस हुआ, वो फिल्म मिली, हमारे भाग थे, वो फिल्म मिल गई। उसके बाद जब उन्होंने कहानी सुनाई तो वो कहानी हमको ऐसी लगी कि हमने तो पहले कभी इस तरह की कहानी सुनी नहीं और इस तरह का नरेशन भी नहीं सुना। आपको पता है वो शाहरुख खान के वो जब पार्टिंग का जो सीन होता है, वो रेलवे स्टेशन से चले जाते हैं, वो सारे सीन के जो एक्सप्रेशन थे वो आदित्य चोपड़ा साहब के चेहरे पे थे। ओके। और वही एग्जैक्टली हमने देखा। हमने तो बोला कि यार ये तो आदित्य करता था। तो फिर हमको भी लगा कि देखो डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो किस तरह तराश के काम निकालता है। सही बात। तो प्रोसेस आप समझ लीजिए लगभग पहले ट्यून सारी ऐसा होता था कि एक गाना समझिए 3-4 दिन उसकी सीडिंग होती थी और उस सिचुएशन में हम कम से कम 10-10 गाने बना लेते थे। okay. और वो गाने सुनाते थे। उसमें से फिर 2-3 फिल्टर होते थे और 2-3 फिल्टर होते थे। फिर वो फिल्ट्रेशन पे काम चलता था कि जो फिल्टर हुए उनको सुनते। फिर उसको करते करते जब 2 गाने रह जाते थे तब हम यश जी के बंगले में जाते थे। वहां जाते थे। फिर यश जी, पैम जी और एक संजीव कोहली जी थे, मदन मोहन जी के बेटे हैं, बहुत सुरीले हैं। तो वो सब बैठ के सुनते थे। तो वो सुनते थे, फिर वो बोलते थे जो रिजेक्ट किए वो भी सुनाओ। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो भी सुनते थे। फिर वो वापस घूम फिर के 2 ही में आ जाते थे और फिर उसमें थोड़ी बात करके उसकी फाइन ट्यूनिंग करके फिर एक गाना फाइनल होता था। ये प्रोसेस था। और जो बात कोर है वो ये है कि आदित्य चोपड़ा के दिमाग में ट्यून किस तरह की होनी चाहिए उसका पूरा नक्शा था। कई बार हमको गुनगुना के भी सुनाते थे कि यार इस तरह करो। तो ये सारी चीजें जो है ये फिल्म के म्यूजिक में बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ है इसका। तो आप समझ लीजिए तकरीबन 8 से 9 महीने हम लोग नॉन स्टॉप इस फिल्म में काम करते रहे। उसमें आप रिकॉर्डिंग भी गिन लीजिए, मिक्सिंग भी गिन लीजिए, उसमें सिंगिंग की डबिंग भी सुन लीजिए, अरेंजमेंट भी सुन लीजिए। ये तो मैंने आपको एक ही हिस्सा सुनाया। फिर उसके बाद जब गाना अप्रूव होता था फिर आनंद बख्शी साहब आते थे।
फिर आनंद बख्शी साहब ट्यून सुनते थे पहले तो ट्यून सुनते थे, कई बार उनको ऐसा लगता था कि अगर उनकी समझिए टेम्परामेंट सही है या एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं तो उधर ही लिखना शुरू करते थे या फिर घर भी ले जाते थे। तो ये लंबा प्रोसेस था। अच्छा, आपके गानों में ना मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो स्टार्स थे उस टाइम के, जैसे आमिर खान, सलमान खान या संजय दत्त, आप अपने गानों में उनसे भी बुलवा दिया करते थे, एक दो लाइन हुए या वर्ड्स, जैसे गुलाम में आमिर खान कहते हैं आती क्या खंडाला एंड ऑल, मतलब वो ट्रेंड आप लोग ही लाए थे। कैसे कन्विंस करते थे स्टार्स को? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने बहुत एक्टर लोगों के साथ काम किया है, उनका म्यूजिक दिया, उनकी अपनी होम प्रोडक्शन में भी दिया है मैंने। हम लोगों ने मिलके, मैंने और ललित ने। तो आमिर खान जैसा मैंने आदमी जिंदगी में देखा ही नहीं। आप बिलीव करिए, उनका जो मेहनत करने का और जो परफेक्शन करने का जो तरीका है ना, उससे मैं कभी कभी जब वो पुरानी बातें याद करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी इतनी, कोई एक काम में इतनी भी मेहनत कर सकता है। जब हमने ये गाना बनाया तो आमिर खान साहब एक टपूरी बन के बैठते थे हमारे साथ। ओके। एकदम एक टपूरी आदमी जैसे बैठा है। और वो क्या करते थे पता है आपको? हम लोग नॉर्मली अच्छी होटल से खाना मंगा के शाम को खाते थे, जो लंच टाइम पे, लेकिन वो बोलता था जो टपूरी खाता है वही खाएंगे। वो बटाटा वड़ा और क्या होता है पूरा उस ब्रेड का कैरेक्टर में खुद भी खाते थे, हमको भी खिलाते थे। बोले वो लाइफ जियो तुम, तब निकलेगा कुछ। और वो करते करते एक आधे टपूरी लड़कों को भी बुलाया हमने, उनसे भी कुछ चिंगारी मिली तो फिर उसको आग बनाई, ऐसा कर पुरा के फिर ये गाना बना। बहुत बढ़िया। अच्छा राहुल, आपका भी अभी एक सॉन्ग आया है यादें आने लगी, और उससे पहले भी आपके सिंगल्स आए हैं, तो आपको ऐसा अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है, फ्रेंड्स से या फैमिली से, जो लगा हो यार ये सुन के तो दिल खुश हो गया एकदम? ऐसे तो नॉर्मल चीजें सब लोग बोलते हैं, अच्छा गाते हो तुम, अच्छा कंपोजर हो। मुझे लोग बोलते हैं मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, पर मैं कुछ स्पेशल सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑनेस्टली आई डोंट नो, मुझे कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि, और ये मेरी मम्मी पापा को ये सुन के बहुत खुशी होती है, और ये म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं तुम शशि कपूर जैसे लगते हैं। जब ये ऐसा बोलते हैं मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। तो हाँ, ऐसे ऑनेस्टली कोई चीज जो मुझे बहुत एक्साइट करती है जब लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, तो हाँ, आई डोंट नो इफ दिस वाज द सॉर्ट ऑफ आंसर यू वर लुकिंग फॉर। कभी आपको आपके पापा के किसी डायरेक्टर फ्रेंड ने बोला कि अच्छा था, या कोई सजेशन दिया हो कभी कि ये इम्प्रूवमेंट करना है? आई थिंक एक शान अंकल जो सिंगर हैं, या शान अंकल अभी मैं नहीं कह सकता, मैं शान भैया कहता हूँ। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बोली थी। एक बार उन्होंने बोला था कि तुम जब गाते हो तब सोचो कि तुम जो इमोशन है ना, खाली उसी पर ध्यान दिया करो। जब स्पेशली अगर फाइनल डबिंग चल रही हो या परफॉर्म कर रहे हो, फिर अगर कहीं सुर नहीं लगा, कुछ गलती हो गई, वो सब छोड़ दो। अगर इमोशन है ना करेक्ट गाने में, तो तुम ओवरऑल अच्छा डिलीवर कर पाओगे और ऑडियंस को मजा आएगा। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी थी, और मैं इसको हमेशा दिमाग में रखता हूँ। ओके। आपकी कुछ फिल्मी प्लेबैक करियर की तैयारी चल रही है, मतलब आप कोई तैयारी कर रहे हैं उसके लिए? मेरे दिमाग में एक दो सिंगल्स, मुझे गाने हैं मेरे दिमाग में जो मैं रिलीज करना चाहता हूँ। और फिल्मों में कौन गाना नहीं पसंद करेगा? आई थिंक हर सिंगर का अल्टीमेट गोल वही होता है कि वो हिंदी फिल्मों में गाए या किसी भी आई गेस इंडस्ट्री में गाए। मैं हिंदी कहूंगा क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूँ ज्यादा अच्छी तरह से। पर हाँ, अभी फिलहाल तो ऐसा कोई कंफर्म हमारा प्लान नहीं है, लेकिन आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड आई होप वो बहुत जल्दी मुझे ये मौका मिले। ओके। आपका फेवरेट प्लेबैक सिंगर कौन है और क्यों? राइट। आई थिंक ये सभी के फेवरेट हैं करंट के। अरिजीत सिंह सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मुझे उनकी सिंगिंग में, जैसा मैंने कहा था ना, एक शान भैया ने मेरे को, या शान सर ने मेरे को जो एक सजेशन दी थी कि तुम हमेशा इमोशन का ख्याल रखो। मुझे उनकी सिंगिंग में बहुत जेन्युइन, ऐसे कहते हैं ना, दिल से निकला हुआ फील लगता है जब मैं उनके गाने सुनता हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक या दो, सभी गानों में ऐसा लगता है।
तो इसलिए मैं कहूँगा मुझे वो करंटली मेरे सबसे फेवरेट है। ओके जतिन जी, पहले मतलब 90s के दौर में ऐसा होता था कि एक लाइव ऑर्केस्ट्रा होता था और एक गाने को बनाने के लिए 100 म्यूजिशियंस अलग अलग मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। लेकिन आज के टाइम में जैसे म्यूजिक आपको पता ही है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो रहा है मैक्सिमम टाइम्स। तो आपका इस चीज के बारे में क्या कहना है? मतलब और इससे एक क्वेश्चन ये भी है कि वो लोग जो इतने सारे लोग एक गाने में इन्वॉल्व होते थे, कहाँ है वो लोग आजकल, क्या कर रहे हैं? कुछ बताइए इस बारे में। ये आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, हम लोग जिस दौर में आए थे वो दौर में एकॉस्टिक जो था वो ट्रांजिट, वो उसका वो हो रहा था, वो चेंज हो रहा था। मतलब पूरा लाइव ऑर्केस्ट्रा से हमने शुरू किया था। हाँ। मतलब पूरा लाइव 60 पीस वायलिन, उसमें चेलो आ गया, व्यूला आ गया, डबल बेस आ गया, फिर फुल ब्रास, फिर फुल स्ट्रोक सेक्शन, फिर फुल रिदम। मतलब एक पूरा भारी भरकम भीड़ होती थी। सही बात। तो वो करते 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 फिर ऐसा हुआ कि थोड़ा सा प्रोग्रामिंग शुरू हुई। मतलब इलेक्ट्रॉनिक पहले एक दिन होता था पूरा, फिर उसके पर लेयरिंग होती थी। पूरी लेयरिंग हम एकॉस्टिक करते थे। तो और फिर उसके बाद जो था वो कोरस डब, फिर वायलिन डब, फिर वॉइस डब, इस तरह से प्रोसेस होता था। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो हम करते थे वो भी कम होने लगा। उसमें फायदा ये हुआ कि जहां हम 100 आदमी यूज करते थे वहां 10 आदमी में काम होने लगा और काम मुकम्मल हो जाता था। लेकिन नुकसान ये हुआ कि वो सारे म्यूजिशियन जो एकॉस्टिक में जिंदगी, आप देखिए जितना मेहनत एक डायरेक्टर बनने में होती है उतनी ही मेहनत एक अच्छा म्यूजिशियन होने में होती है। सही बात। ऐसा नहीं है कि म्यूजिशियन एकदम रातों रात गिटार उठाया और बजाने लगा, ऐसा नहीं। उसको भी बहुत बहुत ईमानदारी से बहुत बहुत मेहनत करके वो कामयाब होता है। वो सारे क्या हुए, आहिस्ता आहिस्ता उनके कुछ और काम ढूंढने लगे जिनको बिल्कुल ही मतलब काम मिलना बंद हो गया। और जो बहुत अच्छा बजाते थे उनको सोलो लोग रखने लगे। जैसे पूरा इलेक्ट्रॉनिक किया, उसको एक वायलिन बजा दिया, सोलो वायलिन बजा के चला गया। तो ये सब होने लगा। लेकिन जो गाने हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक गाना करते हैं हम, तो जब समझो फर्ज करिए आपने 95 टेम्पो रखा है, तो पूरा गाना 19 टक 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 95 टेम्पो में बजेगा। तो उसमें जो एक ह्यूमन एरर फैक्टर था ना, वो खत्म होने लगा। अब जैसे एक आदमी गा रहा है तो वो एक कंप्यूटर तो नहीं है ना, इंसान है ना, तो वो कहीं उसका टेम्पो कम भी होगा, कहीं बढ़ जाएगा। वो नेचुरल एरर है जो कि बहुत जरूरी होता है दिल छूने के लिए। राइट। वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होने लगी। आप देखिए गानों में आजकल रूह आपको कम नजर आएगी। वो रूह इसलिए कम हो जाती है कि वो एक टेम्पो में गाना बजता है। आज तो कुछ म्यूजिक राइटर लोग उसको मैन्युअल वो प्रोग्रामिंग इस तरह करते हैं कि भाई अंतरा खत्म हुआ तो उसको थोड़ा टेम्पो करके फिर नॉर्मल में आए, इस तरह से करने लगे। और फिर क्या होता है कि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक में होता है, क्या होता है, जितनी चीजें होती है वो सब एक ही सुर में हो जाती है। कोई चीज हल्की सी भी इंटोनेशन में फर्क नहीं आता है। तो जब सारी चीजें एक जैसी एक ही सुर में बजती है ना, तो वो जो ऊपर नीचे सुर होता है ना, उसका मजा खत्म। सही बात। राइट। तो नुकसान मेरे ख्याल से ज्यादा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक पूरा होने से नुकसान ज्यादा हुआ है, फायदा सही हुआ। आपने बोला जैसे गानों से रूह खत्म होने लगी है। एंड आप जानते हैं 80s में भी मेलोडियस सॉन्ग वगैरह बिल्कुल नहीं थे, फिर 90s में आप और कंपोजर्स उन्हें लाए। अब आज के टाइम में रैप्स है और मतलब पॉप म्यूजिक ज्यादा है। आपको लगता है कि मेलोडियस सॉन्ग्स दोबारा से वापसी करेंगे? देखिए, करना तो चाहिए। वो करना इसलिए चाहिए कि हमारी हिंदी पिक्चरों की जो पहचान है वो हिंदी पिक्चरें जानी चाहती है उसके म्यूजिक से। लोग बोलते हैं यार इंडियन पिक्चर में म्यूजिक क्या होता है। हाँ। 6 गाने होते हैं, मजा आता है। जैसे चाइनीज पिक्चर में कराटे होते हैं, लोग बोलते हैं कराटे होगा। हॉलीवुड की पिक्चर होती है वो ग्रैंड्यूर और लेविश मेकिंग और बिगनेस और बिग ग्राफिक, उसमें माहिर है। ऑफ कोर्स उनकी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी होती है। तो हमारी जो पहचान है हमारे फिल्म मेकिंग की, वही अगर कम हो जाएगी तो फिर हमारी फिल्म की जो डायरेक्शन है, क्योंकि हमारा देश पूरा संगीत से भरा हुआ है,
हर ओकेजन में संगीत है हमारे, वो पैदा होने से मरने तक हर त्योहार, हर ओकेजन में संगीत है। तो वो चीजें नहीं भूलनी चाहिए हम लोगों का। मैं ये बात फिल्म मेकर से बोल रहा हूँ। ओके अच्छा, आप दोनों साथ हैं इस टाइम एंड आई थिंक मुझे पूछना चाहिए क्वेश्चन। राहुल, कभी आपको ऐसा लगा कि यू विल बी कंपेयर्ड विद योर फादर, कि कभी आपके और आपके पापा के बीच में कंपैरिजन होगा, या अगर कभी हुआ भी हो तो आप उससे कैसे डील करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं ये चीज बहुत कॉमन है सोसाइटी में, लोग आने के से शुरू होते ही मतलब कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप कैसे डील करते हैं उस चीज से? मैं ऑनेस्टली इसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है, और ये इनएविटेबली होता होगा। और पर मैं बस इतना सोचता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ मैं जितना अच्छा हो सके काम करूँ, और लोगों को अच्छा लगे मेरा काम। और हाँ, ऑनेस्टली मैं इतना सोचता ही नहीं उसके बारे में। कुछ लोग जिनको बुरा कभी कुछ बोलना हो वो तो बुरा बोलेंगे, जिनको अच्छा लगे वो अच्छा बोलेंगे। तो हाँ, मेरा जेन्युइन सिंपल रिस्पॉन्स यही है, मैं इसके बारे में सोचता ही नहीं बिल्कुल भी। आपका पॉजिटिव अप्रोच मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसी बात से जुड़ी हुई बात है कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मेरी सिस्टर का नाम बहुत था। ओके। मेरी सिस्टर हीरोइन थी, सिंगर भी थी। तो क्या होता है, किसी बड़े दरख्त के नीचे ना कोई छोटा पौधा पनपता नहीं है। सही बात। क्योंकि उस दरख्त की इतनी बड़ी उसका ऑरा होता है कि वो बेचारा छोटा, भले ही वो तुलसी का क्या नाम, वो बेचारा उसके नीचे छोटा ही रह जाता है या लापता हो जाता है। लेकिन हमने किया काम, हमने अपना नाम किया। तो मेरे बेटे में भी जो है ना, इसमें टैलेंट है, इसमें ऑनेस्टी है, और इसमें काम का पैशन है। अगर ये पैशन बरकरार रहा तो आप जिस तरह जानते हैं कि नदी को कोई रोक नहीं सकता, वो बहती है तो यहां से आप बंद करिए तो वहां से शुरू हो जाएगी, वहां से आप बंद करेंगे तो कहीं और से शुरू होकर वो अपना मुकाम तक पहुंची जाती है। मैंने इसको यही बोला है बेटा, कोई भी दुनिया में कुछ बोले जिस तरह से, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि ये बगल में बैठा है, मैंने ये बात कभी बोली भी नहीं है, क्योंकि बच्चों के सामने ये बात बोली भी नहीं चाहिए। ये बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। इसकी मेहनत देख के मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान, तूने तो हमारी मेहनत का फल दिया, इसको भी इसकी मेहनत का फल जरूर देना। रियाज करते हैं ये डेली? हाँ जी बिल्कुल, मैं डेली रियाज करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मैं कोई गाना कंपोज करूँ दिन में, उसकी प्रोग्रामिंग करूँ मैं। और आई थिंक एक अच्छी चीज क्या है, मेरे आज के टाइम पे जो पहले इतनी नहीं थी, हमारे पास अभी इंटरनेट है और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। हम कुछ भी करें तो हमारे ऐसे थोड़ा बहुत भी चलता रहता है हमेशा ना। आप किसी भी लेवल के आर्टिस्ट हो, आप कुछ कवर डाल दो या आप कोई नया सिंगल आया हो तो, और लोग देखते हैं उसे, आपका काम पसंद करते हैं तो क्या एक पहले तो ऐसा होता था फिल्मों में आप काम कर रहे हो, वही तरीका है, उसके अलावा कोई दूसरा जरिया ही नहीं था कि आप अपनी ऑडियंस तक पहुंच पाए। आज के टाइम पे इतनी सारी चीजें, तो थोड़ा बहुत भी चीजें चलती रहती है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता रहता है। जो जैसा आप अगर सोच रहे हो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वो रीजन यही है कि मेरे पास एक, हम सभी के पास आज की डेट में एक जरिया तो है कनेक्ट करने का लोगों से। तो वो आप देखिए ना, मैंने तो कभी जिंदगी में, आप कहाँ बैठी हैं और कहाँ इंटरव्यू चल रहा है, सच में रूबरू देख रहे हैं, और इतना अच्छे से आवाज आ रही है और इतना अच्छे से सुनाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये बात आज जब मैं अपने घर से ऑफिस आ रही थी, मैं तब भी ये बात खुद भी सोच रही थी कि कितना सब कुछ इजी हो गया है, कि आप लोग इस देश में नहीं है इस टाइम, और यहाँ से वहां तक आराम से सारी चीजें हो पा रही हैं। तो काफी कुछ चेंज तो हुआ है, बहुत चेंज हो गया है। देखिए, आपका जब खुल गए हैं, अगर आप में काबिलियत है तो लोग परख लेते हैं, और नहीं भी परखे तो आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। राइट। अच्छा, जब राहुल आपका रियाज वगैरह चल रहा होता है तो किस टाइप की स्ट्रिक्टनेस, मतलब क्या क्या सख्तियां होती हैं उसमें? जतिन जी एज अ फादर डांटते हैं, क्या करते हैं? ये क्लासिकल है, ये पापा ने मेरे को सिखाया था, इसे टप्पा कहते हैं। चालपा छानिगर वेनिया आतरे हम दमदा तो पे निसार जान दा मिया चालपा
छानी है। तो गेटिंग बैक टू योर, बहुत अच्छा गाया आपने। ये जो है ना, ये आप बिलीव करिए, ये जो पूरा करके ना समअप करके जो ऊपर से तान जो आती है ना, वो मेरे से अभी तक नहीं निकलती। ओके, दैट्स सो नाइस, बहुत अच्छा गाया। ये एक एज पे सीख जाए तो सीख जाता है। मैं तो क्या जिंदगी भर कंपोज करता रहा, लेकिन इसका गला, मुझे एक तो इसकी आवाज मेरे से भारी है, क्योंकि आवाज पतली होती है ना तो वो इतनी सिनेमेटिक आवाज नहीं होती। सिनेमा में आवाज देखिए, जितने एस्टेब्लिश सिंगर है, किशोर दा कितनी भारी आवाज थी, रफी साहब की तो खैर वो तो भगवान ही थे, मुकेश जी की भी आवाज कितनी अच्छी थी, सब उस जमाने के सारे सिंगर मुझे बहुत पसंद। और ऑफकोर्स अभी आजकल मुझे अरिजीत भी बहुत पसंद है। आप ट्रस्ट, बहुत उसका गाना दिल को छूता है, बहुत पैशन से गाता है। नो डाउट। हाँ, तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, कभी डांट वाट पड़ती है? बार बार जतिन जी मैं देख रही हूँ उस क्वेश्चन से हटा रहे हैं आपको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं पापा तो बहुत ही चिल है। नहीं, क्वेश्चन से नहीं हटा रहा हूँ। देखिए, मैं मन की बात बोल रहा हूँ आपसे, आप बोलो। ऐसे सिखाने में तो कोई खास को डांटना वाटना नहीं होता। अगर नहीं गाते हैं किसी दिन अच्छा तो बोल देते हैं, ठीक है नहीं गा रहे हो तुम आज, ठीक से थोड़ा प्रैक्टिस करके आओ। लेकिन स्ट्रिक्ट तब भी होते हैं, जैसे पापा भी, उनकी आदत है ना, वो कोशिश करते हैं वो एटलीस्ट 2-3 दिन में कोई एक गाना बनाए या कुछ म्यूजिक रिलेटेड करते रहे। तो कभी कभी वो कोई नया गाना बना लेते हैं, मुझे बुलाते हैं डबिंग करने के लिए, ऐसी स्क्रैच गाने के लिए, तब वो बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं। और तब मैं भी थोड़ा थक जाता हूँ, क्योंकि उनका ऐसा है ना, जैसा उनके दिमाग में होता है गवाने का, कहाँ सांस छोड़नी है, क्या वर्ड को किस तरह से बोलना है, कहाँ सॉफ्ट हो जाना है, कहाँ लाउड होना है, एग्जैक्टली अगर आप वैसा करते नहीं तो वो कराते ही रहते हैं। तो 2 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे हो जाएंगे, और वो स्क्रैच भी। और ये बहुत अच्छी चीज भी है, क्योंकि इससे आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस होती है। तो तभी वो स्ट्रिक्ट रहते हैं, वरना ऐसे डे टू डे या खाली कभी कोई रियाज कर रहे हैं और बुला लिया, तब काफी इजी है। अच्छा, चिल है बिल्कुल। और ऐसे डांटने वाटने वाले टाइप के बिल्कुल भी नहीं। अरे वगैरह देखते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ, अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है कि सिंगर्स को अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान रखना होता है? ये पर्सनली मैं जानना चाहती हूँ कि नहीं, मुझे सिंगर नहीं बनना, लेकिन हाँ जस्ट नॉर्मली, मतलब आई एम क्यूरियस टू नो कि ये ठंडा नहीं खाना होता, बहुत कंट्रोल करना होता है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मैं आपको, अगर बहुत रियाजी सिंगर होता है ना, बहुत रियाजी, जिसके अंदर इतना ज्यादा पावर हो मेहनत का, तो वो बर्फ खा के गा सकता है। ओके, मतलब इट्स सम मिथ कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जिनका कम रियाज होता है, जिनमें कम कैपेसिटी होती है, तो वो, उनका गला जल्दी खराब होता है, उनके अंदर डर होता है। किशोर कुमार, पता है आपको, आइसक्रीम खाते खाते गाना गाते थे। ओके। रफी साहब ने भी ये बात कही है कि बेटा देखो, मैं 102 बुखार में गाना गा के आ गया था और किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि कैपेसिटी की बात होती है ना। लता जी के कई ऐसे किस्से हैं, उन्होंने मुझे बताए हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं गा के चली गई, किसी को पता भी नहीं चला। हाँ, खाली मैं वो पेन किलर या दवा कुछ लेके गा रही थी। ओके। और एक ऐसा सिंगर है जिसको हमने गाना गवाया था, मैं नाम नहीं बता सकता, मेरा मित्र है, वो पूरी फार्मेसी टेबल पे रख के गाता था। ओके। और फिर भी गलत गाता। ओके। अच्छा, ओके, आई थॉट कि ओके। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। हाँ, जैसे आपने कुछ आइसक्रीम खा लिया, हाँ, लेकिन ऐसा है कि आपका गला बंद हो जाएगा, आप गा नहीं सकेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, और ये पर्सन टू पर्सन पे भी डिपेंड करता है। राइट। किसी को जल्दी असर कर जाता है, किसी को नहीं करता। क्या है कि ये जो रिकॉर्डिंग का काम है ना, फिल्म का गाना, ये मेंटली बहुत प्ले करता है। एक फिल्म में मैंने गाना गाया था, और बहुत स्ट्रगल करके मुझे मिला था गाना। वो चेतन आनंद की पिक्चर थी हाथों की लकीरें। आप बिलीव करिए, वो गाने के 3 दिन पहले ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो वो जो डर होता है ना प्रेशर का, उससे भी गला खराब होता है। मे बी, राइट।
ठीक, ओके, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जतिन जी, आपके कुछ गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने वो 2-3 गाने ढूंढ लिए हैं और अब मैं जानना चाहती थी कि उनके बनने के पीछे का प्रोसेस क्या था और कहानी क्या थी पूरी। तो ऐसे 3 गाने जो मुझे आज भी बहुत पसंद है और जो मुझे ही नहीं, मतलब मैंने देखा YouTube पे कि उनके 50 मिलियन, 70 मिलियन और 100 मिलियन व्यूज क्रॉस किए हुए हैं। तो पहला तो है ये यस बॉस का गाना, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं। अरे तो है ना, कितना प्यारा सॉन्ग है ना। तो मतलब क्या प्रोसेस था इसका, कितना टाइम लगा? पहले इसको मैं बोलता हूँ मुखड़ा गाए, हाँ, बेस्ट। मैं बजाऊंगा, ठीक है इसके जी जी। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीन को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। वेरी नाइस। अब इसके बनने की कहानी पूरी। देखिए, ऐसा था कि अजीज मिर्जा साहब की वो डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म, और बहुत अच्छे उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। हमने उनके साथ तकरीबन 4 फिल्में की थी, राजू बन गया जेंटलमैन और यस बॉस, चलते चलते, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत ही टेस्टफुल आदमी है। तो वो हमको क्या बोले, जतिन देखो मेरे पास एक ऐसा चक 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 इस टेम्पो में एक मैं गाता हूँ कोई, तो उसको देखो कुछ तुम कर सकते हो। मैं बोला सुनाई, तो तारे रे तारे इस तरह से कुछ गुनगुनाया उन्होंने। तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि उनको बिलीव था उस पर, वो बिलीव करते थे कि ये अच्छा है। तो मैं बोला भाई अच्छा है, इसमें कुछ करते हैं। फिर वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, फिर मैंने कुछ ट्राई किया उस पर, तो उनको सुनाया, तो बोले नहीं ये तो मेरे से बहुत अलग हो गया, थोड़ा वैसा थोड़ा तो लाओ। फिर बोला आप मुझे बताइए। फिर हम लोग बैठ के उनका करते रहे, तो मुखड़ा उनका अप्रूव हो गया, मुखड़ा ऐसा अप्रूव हो गया। फिर उसके बाद अंतरा जो था, हमने फिर अकेले में बनाया, अंतरा बना के अंतरे को जोड़ा उसके साथ, तो बहुत अच्छा लगा था। फिर जावेद साहब आ गए, जावेद साहब को भी धुन बहुत पसंद आई। और जावेद साहब को मैं एक बताता हूँ, उन्होंने एक ऐसा काम इसमें किया है जो अमूमन राइटर लोग करते नहीं। देखिए इसका अंतरा गाओ बेटा। अगर कहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियां, सुनोगी क्या मेरी जुबानी, तुम एक परी की दास्तां, क्या मैं करूं तुमसे बयां, हाँ क्या मैं करूं तुमसे बयां, कि राजा से रानी मिली थी कहाँ कहानियों के। अब देखिए इसमें क्या था कि वो के राजा से रानी मिली थी कहाँ कहानी, ये का के बाद का आता है ना, तो वो उसका जो बीच का गैप है ना, उसका बहुत मजा आया। मैं बोला जावेद साहब ये का के बाद जो का आ रहा है ना, इसका साउंड बड़ा अच्छा आ रहा है। तो उन्होंने मेरी साउंड की बात समझी। देखिए उन्होंने पोइट्री की बात तो लिखी रहे थे अच्छा, तो दूसरे अंतर में भी उन्होंने वो जगह पे रिपीट किया कितनी खूबसूरती से। आप तुम्हारे पास नहीं, मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं, जितनी खुशबू है बाग में मिले, हाँ जितनी खुशबू है बाग में मिले, मैं लाऊं
वहां पे कि तुम हो जहां जहां पे, देखिए कि तुम हो जहां जहां पे। तो मैं बोला जज साहब आपने ये बात तो बड़ी अच्छी समझी। तो बोला देखो अगर तुम कुछ लिखते तो शायद मैं उस पर कुछ एग्री नहीं करता, लेकिन तुमने ऐसी अच्छी बात की, साउंड की, कि मुझे लगा कि हाँ अगर देखिए तुम हो जहां जहां ऐसा जुड़ा हुआ होता तो मजा नहीं आता। तुम हो जहां जहां पे। राइट। और ये सब गानों में देखने को भी नहीं मिलती है चीज, मतलब नहीं बिल्कुल, और सब गानों में आप नोटिस भी नहीं करेंगे। हाँ राइट। जावेद साहब का क्या है ना, पोइट्री के अलावा वो गाने के साउंड को और गाने की बनावट को बहुत अहमियत देते हैं। उसको चाहते हैं कि वो डैमेज न करें, और यही काम मजरू सुल्तान साहब पूरी भी बहुत करते थे। वो ट्यून को डैमेज होने ही नहीं देते, कभी नहीं उन्होंने बोला कि बेटा ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये थोड़ा मैं ये, वो गुस्सा आता था उनको तो ये बोलते थे तुम तो यार मक्खी पे मक्खी मारने को बोलते हो। लेकिन वो उसको डैमेज नहीं करते थे। ओके, अब चलिए सेकंड सॉन्ग की तरफ। हाँ बताइए। दूसरा गाना है कुछ कुछ होता है का टाइटल सॉन्ग। हाँ ये भी गाएंगे ना आप लोग अब? जी सही है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। वेरी नाइस। देखिए ये पिक्चर जो हमारे पास आई थी, आदित्य चोपड़ा साहब के असिस्टेंट थे करण जौहर जी, और उनको लेके आए थे और उन्होंने कहा था देखो यार मेरा असिस्टेंट मत समझना, ये बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत अच्छी कहानी लिखी है, इसके म्यूजिक पे तुम लोग वैसी मेहनत करो जैसे DDLJ ने किया। तो हम लोग ने बोला कि इसमें तो कोई दो राय नहीं, हम तो करेंगे। और हम देखते थे, वो असिस्टेंट थे, वो आके बैठते थे। आदित्य चोपड़ा जब DDLJ में आते थे तो साथ में आया करते थे। उस टाइम थोड़े मोटे से थे, अभी तो बहुत अच्छे हो गए। तो ये पिक्चर जब उनने कहानी सुनाई तो कहानी तो उनकी भी बहुत लाजवाब थी। तो वो बोलने लगे कि देखो यार मैं तो अभी तुम लोगों को इतना प्रेशराइज नहीं कर सकता, लेकिन मेरा टाइटल कुछ कुछ होता है और मुझे इसका टाइटल ट्रैक ऐसा चाहिए कि मैं वो उसको जिंदगी भर उसको यूज कर सकूं। हमको समझ में नहीं आया कि जिंदगी भर का एक पिक्चर का गाना कोई कैसे यूज करेगा। तो फिर भी हमने बहुत शक्लें बनाई वो गाने की, बहुत बहुत बहुत। तो एक शक्ल जब हम बना रहे थे तो उसमें जो टाइटल जो आ रहा था वो बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे भी, और ललित को, पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा। पूरी टीम थी उस वक्त हमारी, तकरीबन 8-9 लोग साथ में इकट्ठे बैठ के काम किया करते थे और बड़ा ही ऐसा एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर रहता था, मैं बयान नहीं कर सकता आपको। काश एक वीडियो ले लिया होता। तो इसमें जैसे ही आ रहा था, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तो ये टाइटल इतना खूबसूरती से आया, तो ये तो अप्रूव ही हो गया। फिर जब अप्रूव हो गया तो फिर ऐसी बात हुई कि मैं अंतरा बनाऊं, लेकिन आप बिलीव किए अंतरा उन्हीं के सामने बना दिया, इतना अंदर से आया सबके बाहर। ला रा रे रा 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 रे, बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का तुझ पे छाने लगा। कोई ना जाने क्यों चैन होता है, क्या करूँ कुछ होता है, क्या करूँ कुछ कुछ होता है। बहुत ही अच्छा। इस तरह से बना, फिर इसकी फिर अरेंजमेंट और फिर सारा कुछ। तो करण जौहर जी भी बहुत बहुत इन्वॉल्व थे पिक्चर में। उनके डैडी एक बार हमको बोलते हैं, हम उनके ऑफिस गए थे तो उनका कैबिन था, करण जी का, फिर एक्चुअली मुझसे छोटा है, मैं करण बोलता हूँ, तो करण का कैबिन था। फिर
2 कैबिन छोड़ के उनके डैडी अपना यश जौहर जी का कैबिन था। तो हम लोग बातचीत करके जाने लगे तो यश जौहर जी ने हमको देखा और बुलाया, इधर आओ। तो हम लोग उनके कैबिन में बैठ गए। बोले चाय वाय पी? मैं बोला पी ली है यश जी। तो बोले यार उस घोड़े को क्या चाबुक मारूं जो खुद ही भाग रहा है। हमको समझ में नहीं आई बात। बोले क्या है यश जी? बोले नहीं मैं करण की बात कर रहा हूँ, मैं इसको क्या हाथ में काम सौंपूं, ये तुम पहले से मेरे से बोलने से पहले ही करके रखता है। तो मेरे को तो इसने ये कैबिन में बिठा दिया, सारा कुछ खुद ही कर रहा है। तो वो बात करण जौहर ने प्रूफ की बाद में। कितना काम किया रात, देखिए इंडस्ट्री का सबसे वन ऑफ द मोस्ट होनहार डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड एक्टर, एवरीथिंग। नो डाउट। अब तीसरा सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग, होश वालों को खबर क्या। I mean, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ये। ये ऐसा था कि फिर ये आमिर खान की पिक्चर थी। तो ये ट्यून बनाई हमने, और ट्यून बनाई तो ट्यून में कुछ ऐसा ही था, 19-20 रिएक्शन था सबका। हाँ। यार पता नहीं, तो मैं बोला एक बार मैं गवा देता हूँ फिर आप सुनो। तो मैंने किसी जगजीत सिंह के फॉलोअर की आवाज में इसको गवाया, मेहनत से, बहुत मेहनत से। आप तकरीबन 8 घंटे अब मैंने डबिंग की, आप समझ लीजिए। तो गवा के उनको सुनाया तो गाना पहले 60% अच्छा लग रहा था। वो लोग ने बोला यार ये गाना ही चेंज कर दे यार, तो बहुत बकवास क्यों। तो मैं घबरा गया, बोले यार इतना अच्छा गाना है ये, ऐसा क्यों बोल रहे। तो मैंने और ललित ने बैठ के हम लोग ने पूरा गाना सुना, फिर बोला कि इसमें कमी क्या है। तो उसमें क्या था कि वो जो कैरेक्टर था जो ये गजल गाता है वो मेहदी हसन साहब की रेप्लिका बताया उन्होंने। तो मैंने बोला कि ये इतना जब पुख्ता सिंगर है तो उसमें जो हमने गवाया ये तो यंग लड़का है और इसकी आवाज में वो पुख्तगी नहीं है। तो फिर मैंने जगजीत सिंह को फोन किया। जगजीत सिंह को फोन किया तो वो पूना जा रहे थे। तो बड़े खुश हुए मेरा फोन आया। अरे बोले कैसे हो, क्योंकि वो और हम एक ही स्टूडियो में काम करते थे। वो भी वेस्टर्न आउटडोर में करते थे, तो कभी हम जल्दी आ जाते थे तो बाहर बैठे बैठे उनको वो खेलने का शौक था, रेस। तो किताबें बहुत पढ़ते रहते थे, 30 साथ में किताबें लाते थे, पढ़ते रहते। तो हम लोग बोलते थे जगजीत जी आप कहाँ बैठे हैं, आप अंदर ही आ जाइए। बोले नहीं यार मैं डिस्टर्ब नहीं करता, मैं बैठता हूँ, तो आओ मैं आराम से कुछ इडली उडली खाऊंगा, वहाँ बड़ा अच्छा कोर्ट में ना बड़ा अच्छा मिलता है। तो बैठे रहते थे। तो कभी कभी वो करते रहते थे काम, तो हम जल्दी आ जाते थे। तो हम बोलते थे जगजीत जी आज हम इडली खाएंगे। तो मेरा फोन किया तो बड़े खुश हुए, बोला कैसे फोन किया, कोई डेट वेट चाहिए वेस्टर्न आउटडोर की? मैं बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, आपकी डेट चाहिए। बोले मेरी डेट चाहिए? अरे बोले नहीं यार मेरी डेट का क्या करूँ, मैं तो शो तो करता नहीं। तो मैं बोला शो के लिए जगजीत जी एक गाना रिकॉर्ड करना है। बोला अच्छा। बोले यार देख अभी ये हाईवे आ रहा है और ये गाड़ी अंदर घुसेगी, अंदर ये इसके अंदर टनल के अंदर, तब आवाज बंद हो जाएगी। तो मैं बोला फिर क्या करें, आप आवाज निकलने टनल से बाहर निकलने के बाद मुझे फोन करिए। बोले नहीं मैं टनल के पहले ही रुकता। लेकिन वो टनल ऐसा था ना वहाँ पार्किंग नहीं थी, तो फिर भी उन्होंने रोका और रोक के मुझे पूछा कि क्या बात है। तो वो बॉम्बे पूना जाते हैं ना तो 2-4 लंबे लंबे टनल हैं। ओके। तो बोले क्या है। मैं बोला जगजीत जी एक गजल है और मैं चाहता हूँ कि आप गा दीजिए। तो बोले यार देखो मैं बाहर के म्यूजिक डायरेक्टर के लिए बहुत कम गाया है, और तुम लोग का स्टाइल जो है मैंने देखा है। अगर तुम लोग बहुत मुझे क्या बोलते हैं उसको पका रगड़ोगे या ऐसा कहा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बोला आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप जैसे इडली खाना खाते हैं ना, तो आज ये आप समझिए कि डोसा खाने वाले हैं, बस इतना ही फर्क होगा। बोला अच्छा यहाँ। बोले तो एक काम कर मुझे गाना भेज दे। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको कैसेट भेज देता हूँ। तो उनको कैसेट वहीं उनका कोई आदमी आ गया था स्टूडियो में, तो वो लेके चला गया। उन्होंने गाना सुना, फोन किया,
बोले बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा। मैंने बोला ये रिजेक्टेड गाना है जगजीत जी, तो आमिर खान सुनेगा और वो जॉन मैथ्यूज और सब लोग आएंगे। बोले यार आप तो किसी को भी आने दे, ये अप्रूव हो जाएगा। फिर उन्होंने ऐसा तबीयत से गाया है, मैं आपको बिलीव करिए, पहले तो आए वो आके बोले कि जतिन मुझे रिहर्सल करा दी। तो हमने रिहर्सल कराई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। फिर बोले कि चलो बाहर चलते हैं, इडली खाएंगे। नीचे बड़ी अच्छी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है ना, इतनी अच्छी है पूछिए मत, वैसी अभी रेस्टोरेंट होती नहीं बॉम्बे में। तो वहां हम लोग गए, वहां उन्होंने वो इडली वो सांबर के अंदर डुबो के देते ना, वैसी वाली इडली और बहुत अच्छी चाय ना एकदम। हाँ, तो वो चाय वाय पी और इडली खाई, फिर ऊपर आए। फिर बोले अभी ट्रैक सुना मुझे, ट्रैक सुना। फिर बोला कि एक बार और रिहर्सल कर, फिर एक बार और रिहर्सल की। फिर बोले चलो रिकॉर्ड। फिर वो क्या वेस्टर्न आउटडोर में खुद करते थे, तो उनको काफी चीजें तो वो खुद फैमिलियर थे। तो उन्होंने बोला मेरे 2 ट्रैक दे दें। पहले वो टेप में होता था ना, ऐसे आजकल जैसे डिजिटल होता वैसा नहीं था, एनालॉग टेप चलती थी 24। तो 2 ट्रैक मांगे उन्होंने। तो एक ट्रैक में वो करते थे, फिर मतलब जगदीश यहाँ थोड़ा अच्छा दूसरे में ले ले, तो दूसरे में उतना पोर्शन देते थे। फिर आगे बढ़ते करते बोले जगदीश जी यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है पिच गड़बड़ हो, बोले अच्छा इसी को तो दूसरे में लिए। ऐसे करते करते पूरा उन्होंने पूरा गाना गा दिया और आके स्विच ऑन स्विच ऑफ सब खुद उन्होंने किया। पूरा सुन के ना, अब जैसे अब ये ट्रैक में से इधर डालना है तो इसको म्यूट करके इसको ऑन किया, तो सारा करके इतना अच्छा सिंक कर दिया। और गाना फिर हमने आमिर खान को सबको बुलाया, तो आमिर खान तो वैसे ही जगजीत सिंह के नाम से वो वैसे ही एकदम 100% पसंद था। तो सुन के इतना खुश हुआ, नारियल तोड़ा, मिठाइयां मंगाई सब। और फिर हमारे रिकॉर्डिस्ट दमन सूद साहब बहुत कमाल आदमी थे, उनको इतना साउंड का नॉलेज था ना, मैं क्या बताऊं। उनको अगर ऐसा होता था कि आप सुनाना है और अप्रूव करना, तो वो कुछ ऐसा जादू चलाते थे ना, तो सारी चीजें जगह पे आ जाती थी। अच्छा, ये सारी बातें सुनकर ना मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि एक टाइम ऐसा आया था जब एक के बाद एक सुपरहिट गाने जा रहे हैं और सब जान चुके हैं अब जतिन ललित को, तो वो फीलिंग कैसी थी कि अब तो फेमस हो गए हैं, करियर एकदम अपनी हाइट पर है, कैसा महसूस होता था? आपको सच बता रहा हूँ, काम में इतने डूबे हुए थे ना, खाली एक ही पैशन रहता था कि हमारा गाने पे इतना फोकस होता था ना कि कितना नाम हो गया है, कितने लोग चाहने वाले हो गए, इस बात में कभी बहुत ज्यादा ऐसा होता था कि सुबह हुई, गाड़ी ली, नहाए धोए, गाड़ी वाड़ी बनाया, नाश्ता किया, स्टूडियो चले गए। और आप बिलीव करिए जब आते थे तो अंधेरा रात हो जाती थी। तो यही 16 साल ये सिलसिला चला है, बस सुबह जाना रात को आना, सुबह। और जब गाना नहीं होता था तो सिटिंग होती थी धड़ाधड़। आप बिलीव करिए हमारे म्यूजिक रूम में प्रोड्यूसर के जूतों इतने भरते थे कि ऐसा लगता था कि मंदिर में आए हैं। एक अंदर बैठा है, 4 वेट कर रहे हैं, 3-4 नीचे घूम रहे हैं। ओके, ये आलम रहता था। तो मतलब एंजॉय करने का टाइम नहीं मिला आपको? हाँ, बस काम ही काम करते गए ना। और ऐसा था कि ललित भी बहुत सिंसियर आदमी है काम में, कभी गाने में ढील नहीं छोड़ी, कभी ऐसा शॉर्टकट नहीं अपनाया। मैं भी ऐसा ही था। तो वो, और टीम भी ऐसी थी। देखिए, टीम बहुत बड़ी चीज होती है। उस टाइम हमारे पास जो थे, हमारे अरेंजर थे बबलूदा, काशी रिचर्ड, नितिन शंकर, ये सब लोग, और मेरे बड़े भाई साहब भी रहा करते थे। तो वो एकजुट होके काम होता था ना, तो वो काम अमर हो गया। अच्छा राहुल, आपकी करंट फेवरेट एल्बम कौन सी है जो लगाओ कि यार ये तो बहुत ही अच्छी है? मेरी करंट फेवरेट आई थिंक लास्ट बहुत अच्छी एल्बम है दिल है मुश्किल ही थी मेरे ख्याल से। उसके बाद ऐसे कोई सारे गाने मैंने सुने हो एक के बाद एक और अच्छे लगे, ऐसे कोई आई डोंट थिंक कोई आया है। एक आधा कोई गाना पसंद है। वो रईस का गाना अच्छा, हाँ रईस का भी म्यूजिक अच्छा था, जालिमा। पर पूरी गाइए फिर, जालिमा गाएंगे आप? हाँ जी गा देता हूँ। इसके में क्या स्केल था जी था, एक बार थोड़ा गाओ तो मैं आपको बताऊं। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना वो जालिमा, वो जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना वो जालिमा, वो जालिमा।
आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मरतबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ, जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़काना, वो सालमा वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड अब जाते जाते, अभी बंद नहीं हुआ है, अभी एक और क्वेश्चन है लास्ट। जो भी एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, जतिन जी, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, वक्त बहुत बदल गया है, मुझे वक्त का अंदाजा है। सॉफ्टवेयर ने सिंगिंग को बहुत बुरी तरह घेर लिया है, लेकिन सिंगर्स को मेरी ये सलाह है कि एक उम्र तक सॉफ्टवेयर का यूज ना करें। जैसे ऑटो ट्यून होता है, कट पेस्ट होता है, कोशिश करके गाने को मन गो में गाने की कोशिश करना चाहिए। पिच कंट्रोल से क्या होता है ना, आपका जो पिच जो रहता है ना, वो बिगड़ा ही हुआ रहता है, वो पिच कंट्रोल से ही ठीक होता है। वो बात का ध्यान रखना चाहिए। हमने तो कभी नहीं देखा कि लता जी, आशा जी, ये लोग कभी, इवन मेरे साथ के जो सिंगर थे, कुमार शानू, उदित नारायण, अभिजीत, अलका याग्निक, इन्होंने कभी ये यूज किया ही नहीं। तो उससे क्या होता है ना, बुनियाद मजबूत हो जाती है। तो और क्लासिकल बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लासिकल से ही, क्लासिकल एक डिग्री है। और जो फिल्म म्यूजिक है वो स्पेशलाइजेशन है, कि हमने फिल्म म्यूजिक में स्पेशलाइजेशन किया है, लेकिन क्लासिकल सीखा है। एसएससी तक तो सब एक ही तरह सीखते हैं ना, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, वही फर्क है। और म्यूजिक डायरेक्टर को ये मेरा कहना है कि कंपोजिशन जो है वो एक गाने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसी के आधार पे सब कुछ होता है। अगर आपकी कंपोजिशन 19 है तो जिंदगी भर 19 ही रहेगी, वो फिर 20 नहीं होगी। अगर आपकी कंपोजिशन 20 है तो वो अच्छी होगी तो सिंगर भी अच्छे गाने की कोशिश करेगा, वो अच्छा होगा तो प्रोग्रामर भी अच्छा करेगा, वो अच्छी होगी तो लिरिक्स राइटर भी बहुत अच्छे से लिखेगा। सारा दारो मदार जो है अच्छी कंपोजिशन पे निर्भर करता है। तो अच्छी कंपोजिशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई पैसे तो देने नहीं पड़ते। ये आपको बनाना है, अगर आपको लगता है बहुत अच्छी बन गई तो एक कोशिश और करनी चाहिए कि शायद उससे अच्छी बन जाए। ये मेरी सलाह है। ओके, अब जैसे पहले प्रॉपर गुरुज के पास जाते थे लोग सीखने, तो अब भी लोगों को, मतलब जो लोग सीखना चाहते हैं, जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, उनको कोई म्यूजिक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या किससे सीखना चाहिए? घर पे सीख सकते हैं क्या अगर कोई चाहे तो? आपको मैं बिलीव करिए घर पे बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। कैसे? यूट्यूब में इतने लेसन हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के गाए हुए गाने हैं। अगर आपको मेहनत करना है, अगर आपने वो दिशा पकड़ ली है, तो आपके पहले तो क्या होता था कि लोग सिखाते नहीं थे, रियाज भी छुप छुप के करते थे। अच्छा। हाँ, बड़ी मुश्किल से लोग सिखाते थे। अच्छे सिखाने वाले मेरे पिताजी थे, जिन्होंने बहुत ऑनेस्टी से सिखाया। और प्यारेलाल जी के फादर राम प्रसाद जी बहुत ऑनेस्ट टीचर थे, वैसे मैंने देखे नहीं। उन्होंने ही सिखाया, गिटार जो भी मैंने पियानो वाला सीखा उन्हीं से सीखा, नोटेशन भी उनसे ही सीखा। Okay. तो ऐसे लोग मिलते नहीं है। तो अब क्या है कि रास्ते खुल गए हैं। आपको कोई गाना समझ में नहीं आ रहा है, कोई जगह समझ में, 10 बार सुनिए, आप थोड़ा रिवर्स करिए, फिर सुनिए, उसको करेक्ट कर लीजिए। वो करेक्ट हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली, हाँ, आपका ऐसा है कि सारा कुछ सीख सकते हैं, लेकिन रूदारी जो है ना, रूदारी और वॉइस क्वालिटी, जैसे इसकी वॉइस अच्छी है तो ये भगवान की इसको देन है। इसको बाकी गाना मैं सिखा सकता हूँ, इसके डिक्शन करेक्ट करवा सकता हूँ, लेकिन आवाज मैं नहीं बदल सकता, वो तो भगवान की देन है।
ठीक है, थैंक यू सो मच जतिन जी, थैंक यू सो मच राहुल, आप लोगों ने अपना वक्त दिया हमें। अच्छा लगा ना, मुझे भी बहुत मजा आया। क्वेश्चन और बहुत टू द पॉइंट आपने पूछा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राहुल। आपको आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ गुड डे। आपने मेरे गाने के बारे में बात की है। गाइस, अगर आपने यादें आने लगी नहीं देखा है तो प्लीज इसे देखिएगा और इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एक्सेट्रा। इट्स राहुल जतिन, राहुल विद अ डबल ए, RAHULJATIN। बस। okay, thank you, and again take care of yourself and thank you so much. Take care of yourself. thank you, okay, bye.